एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और ये आज हम लोग सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के ही हमारे चैनल पे तैयारी चल रही है। तो जिसमें सीटेट पेपर 2 के तो हम लोगों ने 2024 का पूरा पेपर देख लिया है, अब 2023 के पेपर चल रहे हैं। लेकिन सीटेट पेपर 1 वालों के लिए अभी मेरी एक क्लास सीडीपी की हुई है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन सीडीपी के कराए हैं। तो आप देख रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 के तक हम लोग देखेंगे। जो सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे, ये आपका जनवरी फरवरी में पेपर हुआ था ये 2024। तो ये करंट का पेपर है और इसको करते हुए हम लोग, जब ये लास्ट आपका जुलाई में पेपर है, तो उस समय तक हम लोगों ने 2011 तक के, सोचिए 2024 से लेके 2011 तक के सारे पेपर हम देख चुके होंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप कहीं से भी ढूंढ रहे हैं, तो बड़े आराम से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जैसी आपकी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग अभी टाइम है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी भी क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो यह यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो जिनको इंग्लिश में देखना है वो भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम? पहला है कि ऑप्शन कहता है कि केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि व्यापक और सामान्य होती है। थर्ड है ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। फोर्थ है सामयिक और विशिष्ट होती है। तो उपयोगी जो फीडबैक होता है यानी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी यह सामयिक और विशिष्ट होती है। जो प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक होता है, वो उपयोगी और विशिष्ट होती है, यानी इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और इसमें प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास सिर से पांव तक होता है। थर्ड ऑप्शन कहता है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। फोर्थ है सूक्ष्मगतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास भी जो है हमारा तेजी से होता है। तो जो समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था में जो है वो आपका अंग जो है हाथ पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 17 को ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। भाई कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद है कि नहीं, क्योंकि ये सीटेट के जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, हमें फीडबैक तो मिलना ही चाहिए। जैसे उपयोगी फीडबैक की बात की गई है क्वेश्चन में, तो फीडबैक तो ज़रूर मिलना चाहिए, और उसके लिए आपका लाइक, आपके कमेंट मैटर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर किया करिए। अगर नहीं पसंद आए तो नहीं भी, मतलब कुछ ऐसा भी जो भी आप लोगों को लगे वो आप लिख सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके ऊपर मैं अपना काम करूँगी और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को, क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण क्या है? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो कथन और कारण है वो दोनों ही सही हैं,
और जो कारण है दिया गया है कथन के लिए वो सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको पता होगा वही दे पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि होता क्या है। ठीक है, नहीं माना जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं जो माने जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होती है। देखिए यहाँ पे तुलना वर्ड आ गया है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन वाला जो टॉपिक है यहाँ से थोड़ा सा अगर आप चाहे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हमको अंदाज़ा लग जाता है अगर नहीं पता है तो भी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 19 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है डिसलेक्सिया से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, यानी निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की बात की गई कि एक विशिष्टता कौन सी है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई या स्थानिक समझ में या जानकारी में कठिनाई। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ये देखिए पठन से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, यानी डिफ़िकल्टी कहाँ हो रही है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ने से संबंधित समस्या है ये, और यहाँ पे फोनोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण है, वहाँ पे इनको कठिनाई आएगी। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में 21 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने मदद करता है। तो यहाँ पे निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों की बात की गई है। एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। पहला है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। थर्ड है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। या फोर्थ है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 बाधिता यानी इम्पेयरमेंट इज़ अ डैश एक स्थिति है। कौन सी स्थिति है, यहाँ ऑप्शन में से आपको छांटना है, जबकि अक्षमता एक स्थिति है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है वो सही हो जाएगा। बाधिता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता कैसी स्थिति है, कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे जैविक और कार्यात्मक जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल। इम्पेयरमेंट इज अ बायोलॉजिकल कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज़ अ फंक्शनल कंडीशन। ठीक है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू 1 लाइनर में। ठीक, 22 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और हम लोग 30 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। 2 पार्ट में किए हैं 15-15 क्वेश्चन के। उसके बाद हम लोग आगे के जो सब्जेक्ट है उनको देखेंगे, जैसे हिंदी हुआ, EVS हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है।
पहला ऑप्शन है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि भावनाएं और संज्ञान जो है आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं, फोर्थ ऑप्शन, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। जो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी भावनाएं जो हैं वो और संज्ञान वो आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक, और सभी लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। इतना तो बनता है कि लाइक कीजिए आप लोग, और अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करिएगा। सीटेट का पेपर होने के बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी में जुड़ जाएंगे और केवीएस के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में प्राथमिक कक्षा यानी जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है की बात की गई है। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको आप समझा नहीं, उनको कुछ चीज़ें अगर आप दिखाएंगे ना तो वो जल्दी समझते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे ही कट जाएगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। छोटा बच्चा है, संकेत और प्रतीकों को अभी उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें ठोस उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, उपयोग करते हैं की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आंतरिक अभिप्रेरणा का से रिलेटेड है। इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है जिसमें आदमी खुद से मोटिवेट होता है, किसी बाहरी चीज़ के लालच में नहीं, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो पहला दिया गया है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती हैं। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती हैं। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। अब दंड के भय से आ रही है तो वो आंतरिक तो हुई नहीं, खुद से आ रही है, हम खुद किसी काम को करना चाह रहे हैं तो वो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, और यहाँ पे हमें व्यक्तिगत आनंद मिलता है, पर्सनल खुशी मिलती है। तो 25 को ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, जिसमें अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन यानी जो स्कैफोल्डिंग होती है उसकी बात की जाती है, जिसमें थोड़ा सा हेल्प की बात की जाती है। जैसे पहला ऑप्शन है बोलकर सोचो, संकेत के इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण और रटकर दोहराओ। ठीक है, तो जो यहाँ पे रटकर दोहराव है ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे और सारे होंगे आलंबन के उदाहरण। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी A, B, C और D। A, B, C और D इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक यानी एनार्चिक है, शीर्षगामी सिफेलोकॉडल है, थर्ड लाइनियर है, या फोर्थ प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीप दूराभिमुख है। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय, यानी इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव्स क्रॉस मोटर स्किल बिफोर दैन फाइन मोटर स्किल्स। तो ये क्या, दिस इंडिकेट्स द डेवलपमेंट इज, कैसा हो रहा है डेवलपमेंट आपका, तो वो हो रहा है समीप दूरा भिमुख, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 30 तक ही हमें देखना है क्योंकि CDP हमारी 30 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। 15 के सेट हम पहले ही कर चुके हैं, और ये दूसरी वीडियो है सीटेट पेपर 1 वालों के लिए। सीटेट पेपर 2 के लिए तो मतलब 24 में जो पेपर आया था उसको पूरा कर चुके हैं हम लोग। 23 के पेपर कर रहे हैं, और इससे करते करते हम लोग 2011 तक करना है। और जो क्लासेस है साइंस की NCERT की वो भी चल रही हैं। सोशल के आप लोग बोलेंगे तो चलेगी। ठीक है, तो
28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता या वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकेंद्रण यानी डिसेंटरिंग जो है, डिसेंटरिंग इज द राइट आंसर और इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। रस्सी की बात करिए, वो रस्सी को एक लिविंग की तरह ट्रीट करिए कि रस्सी उसको जानबूझकर आउट कर दी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी या पूर्वजलन, यानी कंक्रीट, फॉर्मल, सेंसरी या प्री ऑपरेशनल। तो ये अवस्था जो होती है आपकी, जो राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके के जो बच्चे तर्क देते हैं वो होती है पूर्व चलन की अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, देखिए 2024 का पेपर है, करंट पेपर है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ये एक तरीके से आपके लिए सैम्पल पेपर भी है जिसको देख के आप पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे पेपर किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सके अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा भी देखिए रिवाइंड करके और उस टॉपिक को नोट करिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार, दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षार्थी जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा और यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।